before you with a very beautiful poem on tiger. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. This is a very beautiful poem written by Leslie Norris, a Welsh writer. He was born in 1921. He died in 2006. वो एक वेल्श राइटर थे. उनके और जो फेमस वर्क्स हैं उनके नाम हैं फाइंडिंग गोल्ड, द लॉर्ड वाइंडर, रैंसम्स एट्सेट्रा. बच्चों, ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ बताता है. ए टाइगर इन द जू. टाइगर सिंबल है स्ट्रेंथ का, पावर का, फेरोसिटी का, वायलेंस का. और जू एक सिंबल है ह्यूमन बींग्स की अथॉरिटी का ओवर वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. ये जो पोएम है इसमें बहुत खूबसूरती से लेस्ली नॉरिस ने कंपेयर किया है कि एक टाइगर जब केज में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, एक टाइगर जब जंगल में रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है. सबसे पहले हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब एक टाइगर केज के अंदर रहता है तो वो अपने आप को बेबस पाता है. वो काफ़ी सैड होता है, वो काफ़ी अपसेट होता है अपने इस कन्फाइनमेंट पे, क्योंकि उसके चलने फिरने की जगह लिमिटेड है और उतनी सी कम जगह में टाइगर जैसी पर्सनालिटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. एक टाइगर अपने आप को कभी भी किसी केज के अंदर कंफर्टेबल और इजी नहीं पाता है. दूसरी तरफ जब एक टाइगर जंगल के अंदर रहता है तो सच पूछिए तो वो एक नेचुरल लाइफ जीता है. वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करता है, वो अपनी मर्जी और तबीयत का खुद मालिक होता है और वो शिकार करके खाता है और केज के अंदर जो उसे दिया जाता है वो खाता है. तो बहुत बार कहा गया है, एक बहुत मशहूर सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कोटेशन है, जिसको किसी ने कहा है, ट्राई टू ऑब्टेन दोज थिंग्स विच यू आर विशिंग, विच यू आर लुकिंग फॉर, अदरवाइज विच यू लाइक, अदरवाइज यू विल हैव टू लाइक दोज थिंग्स विच विल बी गिवन टू यू. इसका मतलब क्या हुआ कि उन चीज़ों को पाने की ज़रूर कोशिश कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं अपने जीवन में. यानी कि अपने डेस्टिनेशन को, अपने करियर के टारगेट को, लाइफ को ज़रूर अचीव करने की कोशिश करिए. अदरवाइज़ आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, उसी चीज़ को लाइक करना पड़ेगा जो आपको किसी भी ढंग से मिलेगा. Now I am going to the lines of the poem, but before going to the lines of the poem, I would like to read before you what the designer of this book, जिन्होंने इस बुक को प्रिस्क्राइब किया है, वो इस पोएम के बारे में क्या कहते हैं. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. बच्चों, नेचुरल हैबिटेट की बात ही कुछ और है. अभी इस कोविड-19 में आप जिस जीवन को जी रहे हैं दैट इज़ क्वाइट अननेचुरल, दैट इज़ क्वाइट अननेचुरल. उस जीवन को जीने की आदत आपको नहीं है. आपको किस तरह के जीवन को जीने की आदत है? जिसमें आपको पूरी आज़ादी मिले, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हों. पर अभी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, अभी आपको पूरी आज़ादी नहीं मिल सकती. आप अपनी मर्ज़ी से बिना किसी काम के आप घर से नहीं निकल सकते हैं. पहले तो आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन टोकेंगे. सेकेंडली, अगर आप किसी तरह से निकल भी जाते हैं कोई बहाना तलाश करके,
तो बाहर में जो पुलिस कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग पे है, निगरानी में है, वो आपको टोकेगी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अभी आप अपनी जीवन को अपनी तरह से, अपनी मर्जी से नहीं जी रहे। आप स्कूल से दूर हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं, आप खेल के मैदानों से दूर हैं, और जो चंद तरह की एक्टिविटीज़ जिसकी आपको आदत है, जो क्वाइट नेचुरल है, उससे आप दूर हैं। तो नेचुरल को आदमी हमेशा पसंद करता है, और अननेचुरल एक तरह की इम्पोजिशन है, एक तरह से एक चीज़ थोप दिया गया है किसी को करने के लिए, और वो उसको करने के लिए मजबूर है। ठीक इसी तरह केज्ड टाइगर जो है वो अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस और पावरलेस समझता है, और वो काफ़ी एगोनाइज्ड रहता है, उसके अंदर काफ़ी इरिटेशन रहता है, काफ़ी अनॉयंस रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। उसको लगता है कि यार मेरी ताकत जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है ना, कोई मेरी ताकत का मालिक हो गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जू के बाद जंगल का चर्चा होता है, एंड बैक अगेन टू द जू, यानी कि पहले जू के बारे में दिखाया जाता है कि एक टाइगर जू में किस तरीके से है, फिर जंगल के बारे में दिखाया जाता है कि एक टाइगर को किस तरह जीने की आदत है, और फिर जू में लाया जाता है कि एक टाइगर जो है वो अपना किस तरह से जीवन को बिता रहा है। एक रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, एक लिमिटेशंस है उसके ऊपर, वो अपने आप को हेल्पलेस, पावरलेस और टोटली अनॉयड, अपसेट, इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड और एक सेंस ऑफ रिजेक्शन उसके अंदर डेवलप करता है। Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। इस पोएम को हमें पढ़ना है और फिर ये कहना है कि कौन सा जो स्टैंजा है वो टाइगर के जू के बारे में कहा गया है, और कौन सा स्टैंजा है वो टाइगर के जंगल में रहने को बताया गया है। बच्चों, वक्त की कमी हमारे साथ है, और इस लिमिटेड टाइम में मैं कोशिश करूंगा आपके इस पोएम को बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखूं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए, he stalks in his vivid stripes। सबसे पहले तो हम इस स्टैंजा में डिफरेंट लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग को हम समझ लें। स्टॉक्स का मतलब हो गया फॉलो करना, किसी का पीछा करना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड माने हो गया ब्राइट कलर्ड, चमकीला रंग, और स्ट्राइप्स धारी धारी जो शेर के बदन पे होता है, जो शेर के बॉडी पे होता है, उसको कहा गया। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं। ऑन पैड्स, पैड्स गद्देदार चीज को कहते हैं, और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट स्मूथ, सिल्कन और सॉफ्ट फैब्रिक को कहते हैं। वेलवेट आदमी कहता है ना वेलवेट का कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा मतलब ये एक वो फैब्रिक है जो अपने आप में काफ़ी सॉफ्ट हो, स्मूथ हो और सिल्कन हो, क्वाइट और काफ़ी आरामदाह हो। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट माने सैड, चुपचाप, और रेज माने गुस्सा। बच्चों, इस पोएम में क्या कहा गया है, सबसे पहले मैं इसका पैराफ्रेजिंग किए दे देता हूँ, मैं इसके मतलब को आपको समझा देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। ही टाइगर के लिए यूज हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, एक टाइगर अपने केज में चलता है। हालांकि फॉलो का मतलब यहाँ पे पीछा करना है, स्टॉक्स का मतलब फॉलो करना यानी कि पीछा करना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यह मतलब होगा कि एक टाइगर जो है अपने केज के अंदर चल रहा है, टहल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कुछ ही कदम उठाता है कि केज की लंबाई और चौड़ाई ख़त्म हो जाती है, केज का जो रकबा है, केज का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है केज तो जंगल के इतना बड़ा हो नहीं सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और पैड्स टाइगर के उन पंजों को कहा गया है, उन पॉज को कहा गया, पॉज अगले
पैर का जो पंजा होता है उसको पॉज कहा गया। और टाइगर का पॉज काफ़ी मुलायम होता है। आपने बिल्ली का देखा, दोनों एक ही उससे एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। बिल्ली है, टाइगर है, लायन है, जैगुआर है, लेओपार्ड है। तो अब देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विड, उसके जो पंजे हैं वो काफ़ी मखमली हैं और काफ़ी नर्म और मुलायम। इन हिज क्वाइट रेज, वो उदास है, वो चुपचाप है पर गुस्से में। तो यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ की गई। मैं आपको पोएटिक डिवाइस बताऊंगा, पहले आप लाइन की मतलब को समझ लें कि एक शेर चिड़िया खाना के एक पिंजरा में चल रहा है और वो कुछ कदम उठाते हुए टहल रहा है उसमें, और उसका पैर जो है काफ़ी मुलायम है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है और वो काफ़ी गुस्से में। अब आइए मैं आपको इस स्टैंजा में इस्तेमाल हुए पोएटिक डिवाइस को बताता हूँ। सबसे पहले तो टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल हुआ है। टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल हुआ। इस ही को पोएटिक डिवाइस में, लिटरेरी डिवाइस में हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अब बच्चों, ये नई चीज़ तो आपके सामने नहीं है, 9th में भी आपने सुना होगा, क्लास 8 में भी सुना होगा, पर मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी नॉन लिविंग बीइंग को, जब किसी इनएनिमेट बॉडी को जब लिविंग बीइंग ट्रीट किया जाए पोएट के द्वारा, ऑथर के द्वारा, जब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से एसोसिएट किया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइगर के लिए वर्ड ही का इस्तेमाल हुआ है, ये पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे एक जो है इंजैममेंट का इस्तेमाल हुआ। इंजैममेंट ये एक नई चीज़ है क्लास 10 के में आपके लिए। जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन तक कंटिन्यू रहे बिना किसी कॉमा, फुल स्टॉप या एनी अदर पंक्चुएशन मार्क के, दैट इज कॉल्ड इंजैममेंट। दैट इज कॉल्ड इंजैममेंट। देख लीजिए, ENJAMBMENT। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। व्हेन अ लाइन continues to the next line without any punctuation mark, that is called enjambment. That is called enjambment. अब देखिए यहाँ पे enjambment का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे वो कौन सा लाइन है जो enjambment है? यहाँ पे वो कौन सा लाइन है जो enjambment है? तो पहला लाइन है आपका, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। कॉमा का जो निशान है वो आपके केज के बाद है। ये एक लाइन से दूसरे लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू हुआ है। तो पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट वो पोएटिक डिवाइस है जब पोएम में लिखा हुआ एक लाइन दूसरे लाइन तक कंटिन्यू करे बिना बीच में किसी पंक्चुएशन मार्क को, तो उसे इंजैममेंट कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स ऑफ वेलवेट ये पॉज ऑफ टाइगर को कहा गया है, टाइगर्स पॉज को, टाइगर के पंजे को। तो यहाँ पे ये मेटाफर है। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये मेटाफर है। और मेटाफर किसको कहते हैं? जब किसी एक चीज को दूसरी चीज से डायरेक्ट कंपेयर किया जाए, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। और इसमें इमेजरी है। इमेजरी, poet tries to create an image about the tiger. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. आपका जो पहला दो लाइन है वो इमेजरी है। पोएट अपने रीडर्स के सामने एक पिक्चर पेश करता है, एक पिक्चर प्रेजेंट करता है। और वो पिक्चर क्या है? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। एक टाइगर अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ, अपने खूबसूरत बदन को लिए हुए, ब्राइट कलर को लिए हुए, वो केज के बार के जो है वो कन्फाइनमेंट में रहता है। दिस इज मेटाफर। दिस इज नॉट मेटाफर, दिस इज इमेजरी। दिस इज इमेजरी। अब देखिए, कॉन्सोनेंट्स, जब एक लाइन में सिमिलर साउंड वाले वर्ड कई बार इस्तेमाल हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स।
जैसे आप देखिए पहला लाइन जो है आपका स्टॉक्स, हिज और स्ट्राइप, इसमें एस, स्टॉक्स में एस बाद में आया, हिज में एस बाद में आया है और स्ट्राइप्स में एस बाद में आया। ये कॉन्सोनेंस हुआ, ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंस हुआ। और ठीक इसी में एसोनेंस, एसोनेंस जब पोएम की एक लाइन में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन बार बार हो, जब पोएम की एक लाइन में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन बार बार हो तो उसको क्या कहेंगे? एसोनेंस, ASSONANC, एसोनेंस, ASSONANC, एसोनेंस, है ना? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड in one line of the poem, that is called assonance. And consonance, repetition of consonant word in one line of the poem. consonants के बारे में मैंने आपको बताया, assonance के बारे में बताता हूँ। इन में देखिए आई का इस्तेमाल है, हिज में आई का इस्तेमाल है, विविड में आई का 2 बार इस्तेमाल है, स्ट्राइप्स में आई का 1 बार इस्तेमाल है। तो बच्चों ये पोएम के एक लाइन में वॉवेल साउंड का इस्तेमाल कई बार हुआ तो हम उसको एसोनेंस कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए स्टॉक्स एस, स्ट्राइप्स और हिज एस का इस्तेमाल हुआ तो इसे कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। इमेजरी हमने किसको कहा? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इसको हमने इमेजरी कहा। ठीक है, हमने इसको इमेजरी कहा। और अब क्वाइट रेज, देखिए ये पोइट की ये बहुत बड़ी कलाकारी है कि साउंड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, पोएम को और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे पोइट ने ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल किया। अब ये ऑक्सीमोरोन क्या है? अब ये ऑक्सीमोरोन क्या है? OXYMORON। जब 2 एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक साथ हो, ऑक्सीमोरोन जान लीजिए ये वो पोएटिक डिवाइस है जब 2 एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक बार हो और दोनों एडजेक्टिव एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो। इन अदर वर्ड्स दे आर अपोजिट इन देयर मीनिंग्स। जैसे यहाँ पे इस स्टैंजा का आखिरी लाइन आप देख लें, क्वाइट रेज, क्वाइट माने चुपचाप और रेज माने गुस्सा, अनकंट्रोलेबल एंगर। रेज का मतलब क्या हुआ? अनकंट्रोलेबल एंगर, एक ऐसा गुस्सा जो कंट्रोल ना किया जा सके। और एक तरफ रेज का मतलब है खामोश। तो भला ये कैसा गुस्सा है जिसको खामोशी से किया जा रहा है? तो एक तरफ चुपचाप रहना, खामोश रहना, और दूसरी तरफ रेज गुस्सा का हो जाना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है अपने मीनिंग में, इसीलिए इसको ऑक्सीमोरोन कहा गया। अब जैसे आप ये कह लीजिए कि जैसे डेडली स्माइल, डेडली स्माइल, डेडली माने कोई ऐसा चीज जो मृत्यु जैसा हो, डेथ के जैसा हो, काफी खतरनाक हो, काफी फिरोसियस हो। और सेकेंडली स्माइल, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट भला कैसे खतरनाक हो सकता है? तो 2 तरह के एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए। मुस्कुराहट उस वक्त किसी के लिए खतरनाक हो सकता है जब उस मुस्कुराहट में कमेंट हो, जब उस मुस्कुराहट में एक क्रिटिकल ओपिनियन हो, जब वो मुस्कुराहट दूसरे के सेंटिमेंट और इमोशंस को इंजेक्ट करे, इंज्योर करे। आप समझ गए? अब इस तरह की बातें हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। लेट अस मूव टू द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब ये तो जू के बारे में था कि एक टाइगर की पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है जू के अंदर। वो टाइगर जो अपने फेरोसिटी, फेरोशियसनेस की वजह से जाना जाता है, फेयरलेसनेस की वजह से जाना जाता है, वायलेंस की वजह से जाना जाता है, अपने पावर की वजह से जाना जाता है, वो टाइगर कैसे है? बिल्कुल चुपचाप है, बिल्कुल खामोश है, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी बिल्कुल चुपचाप। Now let's move to the second stanza. He should be lurking in shadow. जंगल में क्या होगा? He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब देखिए, he should be lurking in shadow, ये एक टाइगर का जंगल में क्या बिहेवियर, क्वाइट नेचुरल बिहेवियर होगा, है ना। पोएट क्या कहते हैं? He should be lurking in shadow. लर्किंग का मतलब कोई चीज
कोई एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल छुपा रहे दूसरे डेलिकेट एनिमल के इंतजार में कि वो आएगा, तब उस पर वो उसका प्रे हो जाएगा, वो उसका शिकार हो जाएगा, वो उस पर अटैक करेगा और उसके बाद अपनी भूख को मिटाएगा। तो लर्किंग का मतलब चुपचाप रहना, खामोश रहना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास के पीछे वो स्लाइड यानी कि मूव कर रहा होगा, ये उसका नेचुरल बिहेवियर। नियर द वाटर होल, किसी पानी के बॉडी के नज़दीक, वो पानी का बॉडी झरना हो सकता है, छोटी सी झील हो सकती है, छोटी सी नदी हो सकती है, छोटा सा तालाब हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, टाइगर का पसंदीदा एनिमल है डियर, और जब प्लम्प यानी कि मोटा ताज़ा डियर पास करेगा तो यहाँ पे लर्किंग का मतलब क्या हो गया, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। और सेकेंडली यहाँ पे ऑलिट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑलिट्रेशन ये एक नया, ये एक पोएटिक डिवाइस है। हालांकि 9th में मैंने भी बताया था आपको, क्लास 8 में भी आपने सुना होगा अपने टीचर से। और यहाँ पे आप देखिए ऑलिट्रेशन, ALLITERATION, ऑलिट्रेशन क्या है बच्चों, ये वो पोएटिक डिवाइस है जब एक सिमिलर साउंड का रिपीटेशन, सिमिलर साउंड वर्ड का रिपीटेशन पोएम की एक लाइन में हो। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लम्प डियर पास, आप देखिए प्लम्प में पी और पास में पी दोनों का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। तो बच्चों एक बार सेकेंड स्टैंजा को मैं बताऊं कि ये टाइगर के नेचुरल बिहेवियर को बताया गया है कि जब एक टाइगर साए में है, अंधेरे में है और वो छुपा हुआ है अपने प्रे की इंतज़ार में, और उसे उम्मीद है, उसे भरोसा है, उसे इस बात का इंतज़ार है कि एक प्लम्प डियर पास करेगा और वो जाएगा। यहाँ पे एक इमेजरी भी है, जैसे टाइगर के एक्टिविटीज़ को बताया गया कि लर्किंग इन शैडो। यहाँ पे फिर मैं बताऊं कि फिर यहाँ पे इंजैममेंट है। इंजैममेंट कौन है, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पे एक लाइन नियर द वाटर होल कंटिन्यू किया है और प्लम्प डियर पास तक गया है, ये इंजैममेंट है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम आपसे मिलेंगे इसी पोएम के साथ। थैंक यू।